तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। अमेरिका का मारा चीन अब भारत के सहारे की कोशिश ढूंढ रहा है। चीन अब भारत से आपसी दुश्मनी भुला करके दोस्ती की गुहार लगा रहा है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ट्रंप के मारे भारत के सहारे चीन। जी हां, चीन के विदेश मंत्री ने खुद एक खास मौके पर भारत से दोस्ती का अब हाथ बढ़ाया है और गुहार की है। ऐसे में सवाल उठ गए हैं कि क्या भारत चीन की 6 दशक से ज्यादा पुरानी दुश्मनी अब दोस्ती में बदल सकती है? क्या भारत और चीन अतीत की कड़वाहट और अविश्वास को पीछे छोड़कर दोस्ती और भरोसे के साथ आगे बढ़ सकते हैं, खासकर तब जब चीन ऐसा कह रहा हो? असल में ट्रंप से चोट खाकर चीन को अब भारत की दोस्ती की याद आ रही है। चीन ने कहा है कि ड्रैगन और हाथी मिलकर दुनिया बदल सकते हैं। चीन ने कहा है कि एक दूसरे की राह में रोड़े अटकाने के बजाय हमें एक दूसरे को आगे बढ़ने में सहयोग करना चाहिए। हमें एक दूसरे से हाथ मिलाकर काम करना होगा। चीन के विदेश मंत्री का बयान ऐसे वक्त में आया है जब अमेरिका ने चीन और भारत के खिलाफ टैरिफ युद्ध छेड़ रखा है। अमेरिका के 20% टैरिफ से परेशान चीन ने अब भारत से आह्वान किया है कि दुनिया के अमीर देशों के दबदबे के खिलाफ अब भारत चीन को हाथ मिला लेना चाहिए। 2 दिन पहले चीनी विदेश मंत्री वांग यी के बयान के क्या क्या मायने हैं? क्या वाकई चीन ईमानदारी के साथ भारत से दोस्ती चाहता है? चीन दोस्ती के पैगाम पर कितना भरोसा भारत कर सकता है? कैसे मुमकिन है हाथी और ड्रैगन की ये दोस्ती? अगर सही में दुनिया के 2 सबसे बड़ी आबादी वाले देश आपस में हाथ मिला लें तो फिर अब तक दादागिरी करते आए ग्लोबल नॉर्थ के देशों का दबदबा खत्म किया जा सकता है। और सबसे बड़ा सवाल है कि भारत चीन अगर अपने विवादास्पद मुद्दे सुलझा करके एक दूसरे के साथ सहयोग के रास्ते पर चल पड़ते हैं तो फिर रणनीतिक तौर पर भी और सीधे सीधे आर्थिक तौर पर भी दोनों ही देशों के लिए यह कितना फायदेमंद साबित हो सकता है। आज इस खास शो में हम इन्हीं बातों का विश्लेषण करेंगे। मेरे साथ फॉरेन और डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं, उनसे भी समझेंगे। लेकिन सबसे पहले आप समझिए कि चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने क्या क्या कहा है। असल में बीजिंग में अपने सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि 2 प्राचीन सभ्यताओं के रूप में हमारे पास सीमा मुद्दे के निष्पक्ष और उचित समाधान तक सीमा क्षेत्रों में शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए पर्याप्त ज्ञान और क्षमता है। अब गौर कीजिएगा, क्लिष्ट भाषा होती है जब डिप्लोमेसी की भाषा होती है, लेकिन उसको समझने पर पता भी चलता है कि क्या कहा जा रहा है। चीन और भारत को ऐसे साझेदार होना चाहिए जो एक दूसरे की सफलता में योगदान दे। ड्रैगन और हाथी की कदम ताल ही दोनों देशों के लिए अब सही विकल्प है। ये तमाम बातें मैं चीनी विदेश मंत्री वांग यी की बता रहा हूं। एक दूसरे के राह में रोड़े अटकाने के बजाय हमें एक दूसरे को आगे बढ़ने में सहयोग करना चाहिए। एक दूसरे के साथ हाथ मिलाकर काम करना होगा। ऐसा करके ही दोनों देशों और उनके लोगों के हितों को साधा जा सकता है। रूस के कजान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच सफल बैठक के बाद पिछले वर्ष भारत चीन संबंधों में सकारात्मक प्रगति हुई। ग्लोबल साउथ के महत्वपूर्ण सदस्य देशों के रूप में हमारी जिम्मेदारी है कि हम आधिपत्यवाद और पावर पॉलिटिक्स का विरोध करने में अग्रणी भूमिका निभाएं। ये इशारा अमेरिका के टैरिफ के खिलाफ था चीनी विदेश मंत्री का। ऐसी कोई समस्या नहीं है, आगे बोलते हैं चीन के विदेश मंत्री, कि ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसे बातचीत से सुलझाया ना जा सकता हो और बिना सहयोग के किसी भी लक्ष्य को हासिल नहीं किया जा सकता। दोनों देश मिलकर दुनिया को और बेहतर बना सकते हैं। सुनिए, अब ये बातें जो कह रहे थे खुद उनकी जुबानी, यानी कि चीन के विदेश मंत्री की जुबानी, जो अगर वाकई सच हो जाए तो दुनिया की दिशा बदल सकती है। क्या कहा है? भारत को ऐसे साझेदार होना चाहिए जो एक दूसरे की सफलता में योगदान दें। ड्रैगन और हाथी की कदम ताल ही दोनों देशों के लिए सही विकल्प होगा। एक दूसरे के राह में रोड़े अटकाने के बजाय हमें एक दूसरे को आगे बढ़ने में सहयोग करना चाहिए। एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना होगा। ऐसा करके ही दोनों देशों और उनके लोगों के हितों को साधा जा सकता है। जब चीन और भारत हाथ मिलाते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अधिक खुलापन आता है और ग्लोबल साउथ के और मजबूत होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ग्लोबल साउथ के महत्वपूर्ण सदस्य देशों के रूप में हमारी जिम्मेदारी है कि हम आधिपत्यवाद और पावर पॉलिटिक्स का विरोध करने में अग्रणी भूमिका निभाएं।
ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसे बातचीत से सुलझाया नहीं जा सकता और बिना सहयोग के किसी भी लक्ष्य को हासिल नहीं किया जा सकता। दोनों देश मिलकर दुनिया को और बेहतर कर सकते हैं। अब मेरे साथ संजीव श्रीवास्तव साहब, विदेश मामलों के जानकार, मेजर जनरल रिटायर्ड पीके सहगल साहब, रक्षा विशेषज्ञ, दोनों जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आगे ये भी बताऊंगा कि इसी बीच और इस बयान के कुछ ही घंटों के बाद, जो चीनी विदेश मंत्री के बयान के बाद भारत के विदेश मंत्री से लंदन में पूछा गया भारत चीन संबंध पर, तो उन्होंने जो बातें कही है एक तरह से साफ है कि उन्होंने कंडीशन दे दिया है कि हाँ, अगर आपको दोस्ती करनी है तो ये कंडीशन है। वो भी दिखाऊंगा आगे में क्या कहा है, लेकिन पहले एक एक रिएक्शन फॉरेन एक्सपर्ट और डिफेंस एक्सपर्ट से। संजीव श्रीवास्तव जी, आमतौर पे डिप्लोमेसी में ऐसी भाषा का इस्तेमाल होता है कि हम अच्छा संबंध चाहते हैं, ये वो इस तरह की बातें होती रहती हैं, लेकिन इस बार सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो वांग यी बातें कह रहे हैं वो लग रहा है कि एक प्रस्ताव है भारत के लिए कि अब छोड़िए, अमेरिका से पिटने के बजाय हम ही लोग हाथ मिला लेते हैं। देखिए, ये विचार अच्छा है और भारत और चाइना, जो कि विश्व की दो सबसे बड़ी जनसंख्या वाले राष्ट्र हैं, दोनों मेजर इकोनॉमीज हैं, दोनों पड़ोसी भी हैं, एंशिएंट सिविलाइजेशंस हैं, और यदि इन दोनों राष्ट्रों के बीच के जो संबंध सुधरते हैं तो ये दोनों देशों की जो बड़ी आबादी है, बड़ी जनसंख्या है, उसके लिए तो अच्छा है, होगा ही, और ये पूरे विश्व में भी एक सकारात्मक संकेत देगा, एक अच्छा मैसेज देगा। कि एक ऐसे समय में कि जब विश्व में रणनीतिक अनिश्चितता लगातार बढ़ती जा रही है, ऐसे में अगर भारत और चाइना जैसे जो राष्ट्र हैं वो आपस में यदि अपने संबंधों को बेहतर कर सकते हैं तो अन्य राष्ट्र ऐसा क्यों नहीं कर सकते। और जाहिर है कि एक बहुत ही सकारात्मक मैसेज ये पूरे विश्व में देगा, लेकिन उसकी जो कंडीशन है वो बहुत ही स्पष्ट है कि भारत ये अवश्य चाहेगा कि जो बॉर्डर एरियाज पर जो पीस एंड ट्रैंक्विलिटी है उसको बनाए रखने के लिए जो अपेक्षित जो शर्तें हैं वो चाइना उसको पूरा करे। ये मैं इस पर आऊंगा संजीव जी कि कंडीशन अप्लाई कर दिया है ऑलरेडी, एस जयशंकर साहब ने, ऐसा लग रहा है। मैं उस पर भी आऊंगा क्या उन्होंने कहा है, लेकिन मेजर जनरल रिटायर्ड पीके सहगल साहब से को भी ले लेता हूं इसमें। मैं सहगल साहब, क्या वाकई इस वक्त जो वर्ड में जिस तरह का ऑर्डर कहें कि बिगड़ रहा है और बन रहा है, सब कुछ ट्रांजिशन में चल रहा है बिकॉज ऑफ ट्रांजिशनल प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, ये रियलाइजेशन हो सकता है वाकई चीन का जो उनके विदेश मंत्री कह रहे हैं बहुत विस्तार से, बहुत डिटेल में? वो एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि नहीं, भारत और चीन को, ड्रैगन और हाथी को साथ आने का वक्त आ गया है। आपको लगता है कि किसी भी सूरत में ये मुमकिन है और वाकई ये चीन की ईमानदार इच्छा है? चीन की बिल्कुल ईमानदारी नहीं है। अगर वास्तव में उसकी ईमानदारी हो तो तीन चीजें उसको स्ट्रेट अवे करनी चाहिए। पहले, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप जो है इंडिया को, उसमें सबसे बड़ा रोड़ा है चीन। न्यूक्लियर स्पाई ग्रुप में सबसे बड़ा रोड़ा है चीन। और तीसरा, उसने जो 38,000 स्क्वायर किलोमीटर हमारी जमीन पकड़ी हुई है लद्दाख में, उसको यूनिलैटरली वापस करे। जो 90,000 स्क्वायर किलोमीटर क्लेम करता है अरुणाचल में, उसको वापस करे। जो हिंदुस्तान की घेराबंदी की हुई है हर प्रकार से बाय लैंड एंड सी, उसको पीछे करे। अपनी फोर्सेस जो गलवान के समय लेके आया था 50,000 से ज्यादा, वो अभी भी हैं। अभी भी हमारे जितने भी माउंटेन पासेस हैं उनके पास बड़े पैमाने पर गांव बसा रहा है, बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है। अगर आप देखो, जो डी एस्केलेशन हुआ है, डी एस्केलेशन के बाद में डी इंडक्शन नहीं हुआ। हम चाहते थे कि वो अपनी फोर्सेस को पीस टाइम लोकेशन में ले जाए, वो किसी प्रकार से ले जाने के लिए तैयार नहीं। इनफैक्ट वो इंफ्रास्ट्रक्चर और बढ़ा रहा है, मिसाइल इंस्टॉलेशन और खड़ी कर रहा है, एयरपोर्ट्स और बना रहा है, हेलीड्रोम्स और बना रहा है। तो उसके बाद जो करनी में और जो वास्तव में बातचीत में और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। फिर वो हमारे पड़ोसी देश जो है वेस्ट में पाकिस्तान, ठीक है, उसको हिंदुस्तान को बर्बाद करने के लिए 5th जनरेशन के स्टेल्थ एयरक्राफ्ट देने जा रहा है J-20, उसके लिए चार सबमरीन बना रहा है। तो ये साफ तौर पे ये सारी चीजें बंद करे तभी हिंदुस्तान वास्तव में। फिर 1962 के बाद में जब से लड़ाई हुई है, अभी तक उसने नक्शे भी एक्सचेंज नहीं किए। उसने ये भी नहीं बताया कि उसके मुताबिक बॉर्डर है कहाँ, सिर्फ सेंट्रल सेक्टर में थोड़ा सा दिया, बाकी तो ये तमाम चीजें वास्तव में अनलेस ही डज दिस। तो आपको लगता है कि चीन इस वक्त जो हालात हैं या जो चीन करता रहा है उसमें भरोसे के लायक नहीं है, लेकिन कुछ इस अंदाज में एक जवाब सा आता नजर आ रहा है भारत की तरफ से
कि चीन के इस ताजा दोस्ताना रुख पर भारत का क्या रवैया है, इसको भी समझिए। असल में चीनी विदेश मंत्री के बयान के कुछ ही घंटे के भीतर भारत के विदेश मंत्री का एक अहम बयान आया और भारत चीन संबंधों को लेकर के ही यह बयान था। इसमें आप समझ सकते हैं कि क्या अगर चीन का यह पैगाम है शांति का, दोस्ती का, तो उसके लिए कंडीशन क्या अप्लाई करने की जरूरत है, ये बताते नजर आ रहे हैं एस जयशंकर। दरअसल लंदन के थिंक टैंक चैथम हाउस में भारत का उदय और विश्व में भूमिका के विषय पर चर्चा के दौरान एस जयशंकर से यही सवाल पूछ लिया गया कि भारत चीन के साथ में किस तरह का रिश्ता चाहता है, और इसके जवाब में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि हमारे बीच बहुत ही अनोखे संबंध हैं। हम दुनिया के इकलौते 2 देश हैं जिनकी आबादी 1 अरब से ज्यादा है। हम दोनों का इतिहास लंबा है, इसमें समय के साथ उतार चढ़ाव आए हैं। हम दोनों देश प्रगति की राह पर हैं, यही चुनौती है, और हम सीधे पड़ोसी भी हैं। चुनौती यह है कि जैसे जैसे कोई देश आगे बढ़ता है, दुनिया और उसके पड़ोसियों के साथ उसका संतुलन बदलता है। जब इस आकार, इतिहास, जटिलता और महत्व वाले 2 देश समानांतर रूप से आगे बढ़ते हैं तो वो अनिवार्य रूप से परस्पर काम करते हैं। एस जयशंकर ने कहा कि मुख्य मुद्दा यह है कि कैसे एक स्थिर संतुलन बनाया जाए और संतुलन के अगले चरण में प्रवेश किया जाए। हम एक स्थिर संबंध चाहते हैं जहां हमारे हितों का सम्मान किया जाए, हमारी संवेदनशीलता को पहचाना जाए और जहां हम दोनों के लिए काम करें। ये वास्तव में हमारे रिश्ते में मुख्य चुनौती है। भारत के लिए सीमा एक अहम पहलू है। विदेश मंत्री ने कहा कि पिछले 40 सालों से यह धारणा रही है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण संबंधों के विकास के लिए जरूरी है। अब आप गौर कीजिए कि इन्हीं 40 सालों में दोनों देशों में खटास रहा है। आगे कहते हैं जयशंकर कि यदि सीमा अस्थिर है, शांतिपूर्ण नहीं है या उसमें शांति का अभाव है, तो यह निश्चित रूप से हमारे संबंधों के विकास और दिशा को प्रभावित करेगा। सुनिए क्या भारत चीन संबंधों को लेकर के भारत के विदेश मंत्री का यह बयान आया है। We actually have, by any standards, a very, very unique relationship. I mean, first of all, we are the only 2 billion plus populated countries in the world. We have, both of us, a very long history. We've had the ups and downs in our history. You have today both countries on an upward trajectory. And here's the challenge. And it so happens we are actually direct neighbors. So the challenge is this, that when any country rises, its balances with the world and with its neighbors obviously change. Now, when 2 countries of this size, this history, this complexity, this consequence rise broadly in parallel, and obviously they have an interplay with each other, I think the issue is how do you create stable equilibriums and then transition into the next set of equilibriums, the next phase of equilibrium. तो संजीव जी, जिस तरह से ये भारत चीन संबंध, ये नहीं साफ तौर पे साफ है कि क्या ये वांग यी के प्रस्ताव का या उनके बयान का जवाब था, लेकिन लगता ऐसा ही है कि कंडीशन एक तरह से दे दिया है साफ तौर पे एस जयशंकर साहब ने कि हाँ, पीस तभी होगा ना, दोनों देशों के संबंध में विकास तभी आएगा ना जब बॉर्डर पे शांति हो, और बॉर्डर हमारे लिए अहम है। पहले इसको सुलझाइए, फिर आगे की बातें होंगी। नहीं, देखिए, जयशंकर साहब ने बहुत ही स्पष्ट रूप से भारत का जो विजन है वो क्लियर कर दिया। और जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे कि दोनों बड़ी जनसंख्या वाले राष्ट्र हैं, दोनों पड़ोसी भी हैं, मेजर इकोनॉमीज हैं, एंशिएंट सिविलाइजेशंस हैं, वो सारी बातें बिल्कुल उन्होंने भी अपने विचारों में रखी हैं। और लेकिन भारत की अपेक्षा ये होगी, भारत की कंडीशन ये है कि चाइना भारत की जो सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का सम्मान करे, और जो चाइना के द्वारा समय समय पर भारत की सीमाओं में जो इनकर्जन की स्थितियां पैदा की जाती हैं, जो स्टेटस को जो बना हुआ था उसको जिस तरीके से चाइना ने बिगाड़ने की कोशिश की, कोरोना के पेंडेमिक के दौरान उसने ऐसा करने की कोशिश की। चाइना की जो अनेक तरीके की जो महत्वाकांक्षाएं हैं कि अरुणाचल प्रदेश को जो है सदर्न तिब्बत इत्यादि कहने का उसका जो अप्रोच रहता है, और पूरे भारत की सीमाओं पर भी, भारत की टेरिटरीज पर भी उसकी जो कुदृष्टि रहती है, उसको चाइना को त्यागना होगा। और अजय जी, भारत और चाइना के संबंधों के बारे में मैं एक बात अवश्य फिर से इसको रीएम्फसाइज करना चाहूंगा कि यदि चाइना की लीडरशिप इतनी ही ज्यादा सिंसियर है, इतनी ज्यादा उसके अंदर भारत के साथ संबंधों को सुधारने की अगर तत्परता है, तो उसे इस बात पे गंभीरता के साथ विचार करना होगा कि भारत और चाइना का जो पूरी एलएसी है उसके क्लियर और प्रॉपर डिमार्केशंस के लिए क्या कदम उठाए जाए।
भारत और चाइना के बीच में जो सीमा विवाद है उसका एक परमानेंट रिजोल्यूशन तभी निकल सकता है कि जब दोनों देश इस पूरी सीमा का, पूरे एलएसी का क्लियर और प्रॉपर डिमार्केशन करें। और ये कार्य जब तक होगा नहीं तब तक अनेक तरीके के भ्रम पैदा होंगे, अनेक तरीके की दुविधा वाली स्थितियां पैदा होंगी। और इस बात को लेकर के भी चाइना और भारत को प्रयास करने चाहिए। और हमने ये देखा है कि पिछले वर्ष से अक्टूबर के बाद से, जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की मुलाकात हुई है, उसके बाद से संबंध लगातार बढ़े हैं। और भारत और चाइना के जो संबंध यदि बढ़ते हैं तो जाहिर है कि ये पूरे एशिया में ये जो दोनों महाशक्तियां हैं वो आपसी जो है लाभ तो इसका उठाएंगी। विश्व में वर्तमान समय में आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से जो है महाशक्तियां व्यवहार कर रही हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जिस तरीके का एक सेल्फ सेंट्रिक बिहेवियर दिखाई दे रहा है, राष्ट्रपति ट्रंप जिस तरीके से वो अपने एलाइज को, नेबर्स को, पार्टनर्स को, सभी को टारगेट कर रहे हैं, ऐसे में पूरे विश्व में जो एक अनिश्चितता की स्थिति है, टैरिफ वॉर उन्होंने जो शुरू कर रखा है, उसको भी डील करने में दोनों देशों को मदद मिलेगी। और यह समय की आवश्यकता है कि भारत और चाइना आपसी संबंधों को बेहतर करें। और विश्व में, पूरे विश्व में, एक बात मैं अंत में अवश्य कहना चाहूंगा कि इतनी जगह अवश्य है कि चाइना और भारत, दो जो बड़ी महाशक्तियां, अपना अपना स्वयं का विकास कर सकती है। अमेरिका को इस बात को भी समझना होगा कि वो अगर ये समझता है कि ब्रिक्स देशों को रोक करके अपना विकास कर लेगा, अपनी ग्लोबल हेजेमोनी बनाए रखेगा, तो अमेरिका की ये सोच गलत है। विश्व में इतना स्पेस अवश्य है, ये बात कहते अपना ये वांग जी साथ साथ मिलकर करा सकती है। संजीव सिंह जी, ये बात वांग यी ने भी कहा अपने इसी वक्तव्य में। पीके सहगल साहब, उन्होंने ये भी साफ किया कि ग्लोबल नॉर्थ का जो दबदबा है, ये हेगेमनी है, उन्होंने वर्ड यूज किया है कि हेगेमनी जो है ग्लोबल नॉर्थ का, उसको, और जो पावर पॉलिटिक्स है उसके लिए ग्लोबल साउथ के दो बड़े मेजर कंट्री होने के नाते हम दोनों की जिम्मेदारी है। ये अल्फाज में बता रहा हूं आपको वांग यी की, चीनी विदेश मंत्री की। वो कहते हैं हम दोनों की जिम्मेदारी है कि हम इस हेगेमनी और ये डोमिनेंस जो है उसको हम लोग के लिए कुछ करें और साथ आए, हम लोग पहल करें इसमें। तो वो बड़ी बातें करते नजर आ रहे हैं। लग रहा है कि चीन ललकारने के मूड में है ग्लोबल नॉर्थ को के दबदबे को, जो अब तक कायम रहा है पूरी दुनिया पर। देखो, चीन बड़ी बड़ी बातें तो जरूर कर रहा है, लेकिन उसके जो एक्शंस हैं बिल्कुल अलग है। अगर आप देखो, उसने हिंदुस्तान को म्यांमार के माध्यम से, बांग्लादेश के माध्यम से नॉर्थ ईस्ट में बड़ा गदर मचा रहा है। फेक करेंसी हिंदुस्तान में डाल रहा है, बड़े पैमाने पर बांग्लादेश को हथियार दे रहा है ताकि चिकन नेक एरिया में हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे। तो साफ तौर पे उसके जो एक्चुअल ग्राउंड पे एक्शंस है वो साफ तौर पे दोस्ताना नहीं है। ये जो कहा जा रहा है कि हमारे रिश्ते नातों में प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग के बाद में बहुत इंप्रूवमेंट हुई है, इंप्रूवमेंट टोटली नोशनल हुई है। दोनों देश जो है एक किस्म से पॉलिटिक्स खेलते हैं ये कहने के लिए कि इंप्रूवमेंट हुई है, लेकिन ना तो उन्होंने डीएस्केलेशन किया है, ना पीस स्टेशन में गए। जो डीएस्केलेशन में भी हुआ है, हर जगह में जो नो मैन्स लैंड बनी है वो हिंदुस्तान की जमीन के ऊपर बनी है, ना कि चीन की जमीन के ऊपर। ऐसे में उसकी जितनी भी कार्रवाइयां हैं वो साफ तौर पे दर्शाती है कि आप उसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। अगर उसके ऊपर भरोसा करना है तो पहले उसको, जो मैंने कहा है कि उसको कदम दर्शाने चाहिए। साफ तौर पे हमारे को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में मेंबरशिप दिया जाए ताकि वहां पर हिंदुस्तान ग्लोबल नॉर्थ को जो है चुनौती दे सके। वहां चाइना और इंडिया मिल सकते हैं। साथ ही साथ न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप के लिए फिर हमारी जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, सॉवरेनिटी है और हमारी सेंसिटिविटी है, उसको कंप्लीटली नजरअंदाज करता है। हमने साफ तौर पे कहा कि जो सीपैक है वो हिंदुस्तान के हित में नहीं है। आप हमारी टेरिटरी के, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का इलाका है, जो इलीगली पाकिस्तान ने आपको सीड किया हुआ है, इसमें सहगल साहब, ठीक है, ये अब तक के हालात रहे हैं और जो आप बता रहे हैं वो सच है, लेकिन और कई बार चीन ने दगाबाजी की है भारत के साथ, ये हम सब जान रहे हैं, जो आप बता भी रहे हैं। मगर सवाल है कि क्या ग्लोबल ऑर्डर का इस वक्त का सिनेरियो, केओस, उथल पुथल और ट्रंप साहब जो कर रहे हैं, इस सब के बीच में वो हालात बनते आपको नजर आ रहे हैं कि ठीक है, टर्न अराउंड हो सकता है इंडिया चाइना रिलेशनशिप में? मैं ये भी पूछूंगा आप दोनों से। सवाल है, जो बात हमारे दोनों मेहमान ये कह रहे हैं कि भारत चीन पर भरोसा करे तो कैसे करे। आज भले ट्रंप की चोट खा करके चीन को भारत की दोस्ती की याद आ रही हो, लेकिन इतिहास गवाह है कि चीन बार बार भारत को घाव देता रहा है। अब जरा नजर डालिए इस पर भी कि कब कब क्या हुआ है, कब कब भारत के खिलाफ चीन हिंसक होता रहा है। 1962 से सिलसिला शुरू होता है। 20 अक्टूबर को भारत पर अचानक हमला बोलता है चीन।
भारत गाता रहा हिंदी चीनी भाई भाई और चीन ने कत्लेआम कर दिया था। युद्ध में उस वक्त में 1338 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे, हालांकि चीन ने कई हजार का दावा किया था। 1967 में नाथुला दर्रे पर टकराव हुआ, चीन ने अटैक किया, 80 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे, मारे गए थे, 400 चीनी सैनिक भी मारे गए इसमें। 1975 में चीन ने भारतीय सेना पर अटैक किया, अरुणाचल प्रदेश के तुलुंगला में असम राइफल्स की पेट्रोलिंग टीम पर अटैक किया, यहां भी 4 भारतीय जवान शहीद हो गए थे। 1987 में तवांग के समदोरांग चू में रीजन में टकराव हुआ था, भारतीय इलाके में चीन ने तंबू गाड़ दिए थे, तब भारतीय सेना को ऑपरेशन फाल्कन चलाना पड़ा था, फिर बातचीत से मामला शांत हुआ था। 2020 में आपको याद है गलवान घाटी में चीनी सेना का हमला हुआ था, 15 जून को सेनाओं के बीच में बातचीत के दौरान अटैक हुआ और एक कमांडर समेत 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। और भी छिटपुट घटनाएं इस तरह की होती रही हैं। जो अरुणाचल प्रदेश में जो दावा है चीन का वो भी हमें पता है और तमाम तरह की बातें। लेकिन संजीव जी, ये सब इतिहास है और वर्तमान भी है, मगर क्या आपको दुनिया के इतिहास में या इस वक्त के मौजूदा वर्ल्ड ऑर्डर में से कोई क्लू मिलता दिख रहा है कि ये चीन की चालबाजी नहीं हो सकती कि अमेरिका से संबंध हम खराब करवाने की ये चाल एक या कोई भी चाल, बल्कि वाकई एक ईमानदार कोशिश हो सकती है कि आइए हम दोनों ही हाथ मिला लेते हैं और फिर ग्लोबल नॉर्थ से निपट लेंगे हम लोग? नहीं अजय जी, देखिए सहगल साहब ने बिल्कुल इंसाइटफुली बताया, मैं बिल्कुल सहमत हूं कि चाइना के आप फेस वैल्यू पे भरोसा नहीं कर सकते। चाइना के ऊपर ट्रस्ट जो है कर पाना एक बहुत ही मुश्किल कार्य है, और लेकिन इस पूरी समस्या का जो सलूशन है वो भी भारत ने इस नए भारत में निकाल लिया है। आज का जो ये नया भारत है वो चाइना के साथ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ डील करता है। आज का ये जो नया भारत है वो चाइना के संबंध में अगला जो स्टेप तभी लेता है कि जब चाइना कंक्रीट स्टेप ऑन द ग्राउंड लेकर के, जब तक वो नहीं दिखाता है तब तक भारत भी आगे नहीं बढ़ता है। और ये जो नीति है चाइना के ऊपर भरोसा न करने की, उसके फेस वैल्यू पर भरोसा न करने की और उसके कंक्रीट स्टेप्स ऑन द ग्राउंड के आधार पर अगला कदम उठाने की, वो हमें आगे बढ़ाती रहने की आवश्यकता है। लेकिन और अजय जी, आपने जो सवाल किया है, जाहिर है कि चाइना की मजबूरी है, चाइना का एक टैक्टिकल मूव है। चाइना इस समय अमेरिका से एक टैरिफ वॉर में है, वो आने वाले समय में अमेरिका से और अधिक इंटेंस जो है उसकी राइवलरी बढ़ सकती है। तो ऐसे में वो इस अवसर का लाभ, अवसरवादिता वाला व्यवहार करते हुए वो भारत के साथ अपने जो है सकारात्मक संकेत दिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन भारत को चाइना के साथ जो एंगेजमेंट्स है हमारे, जो हमारी पार्टनरशिप है, उसको जो भी भारत को करना है वो जाहिर है कि भारत करेगा। आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और चाइना के बीच में मध्यस्थता की बात कही। भारत ने इसको बिल्कुल ही कहा कि ये आवश्यकता नहीं है, हम चाइना के साथ अपने संबंधों को द्विपक्षीय तरीके से डील करेंगे और हम चाइना से डील करने के लिए स्वयं से समर्थ हैं, सक्षम हैं, संकल्पबद्ध हैं। लेकिन भारत को चाइना के साथ जो भी डीलिंग करनी है और जो भी उसके साथ संबंधों का मैनेजमेंट करना है वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ होना चाहिए। चाहे वो मिलिट्री का जो है मिलिट्री बैलेंसिंग हो, चाहे वो बॉर्डर एरियाज का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम को आगे बढ़ाने की बात हो, इंटरनेशनल अलायंसेस अगर नहीं तो पार्टनरशिप जो क्वाड का जो इनिशिएटिव है वो करने की आवश्यकता हो, या जो सबसे महत्वपूर्ण है कि हमें अपनी कंप्रेहेंसिव नेशनल पावर को लगातार विकसित करना होगा और चाइना के कंक्रीट एक्शंस ऑन द ग्राउंड के आधार पर ही अगले कदम उठाने होंगे। तो मेरा ऐसा मानना है अजय जी कि चाइना के साथ भारत के संबंध यदि सुधरते हैं तो वो अच्छा होगा, लेकिन वो चाइना के फेस वैल्यू पर भरोसा न करके अपने राष्ट्रीय हितों को और चाइना के कंक्रीट स्टेप्स ऑन द ग्राउंड को ध्यान में रखते हुए किए जाने चाहिए। और यदि हम ऐसा करते हैं, यदि हम अपनी ताकत के साथ चाइना को डील करते हैं तो ये चाइना के संबंधों को भी बेहतर तरीके से मैनेज करेगा और जो वेस्टर्न कंट्रीज हमारे ऊपर जो दबाव बनाने की कोशिश करती हैं उनको भी ये डील करने में मददगार साबित होगा। ठीक है, आखिरी सवाल सहगल साहब आपसे, तो आपको क्या लगता है कि वो कौन से कंडीशंस होने चाहिए? जयशंकर साहब की बातों से ये जाहिर लग रहा है, लेकिन वो कौन से स्टेप्स होने चाहिए चीन की तरफ से जब ब्रिक्स पर अटैक कर रहे हैं, ट्रंप साहब टैरिफ का डंडा चला रहे हैं, ट्रंप साहब और भी बहुत कुछ कर रहे हैं, वो कंडीशन क्या हो, वो स्टेप्स क्या हो चाइना के कि भारत भी कदम बढ़ा सकता है कि चलिए ठीक है आप कह रहे हैं तो आइए हम लोग हाथ मिलाते हैं? देखो 3-4 कंडीशन तो है। जो पहली बात है, बॉर्डर की रेजोल्यूशन होनी चाहिए। 1962 से लेकर अभी तक किसी प्रकार से बॉर्डर की रेजोल्यूशन नहीं हुई। हर समय जब जब चाइना को मौका मिलता है हिंदुस्तान के अंदर को स्टेप करता है। दूसरा, हिंदुस्तान किसी प्रकार से भरोसा नहीं कर सकता जब तक हमको उसने हर प्रकार से बाय लैंड एंड बाय सी घेर लिया है। हमारे जितने भी नेबरिंग कंट्रीज है उनको हर प्रकार से खड़ा कर रहा है हिंदुस्तान के खिलाफ। फिर हिंदुस्तान में हर प्रकार से नुकसान पहुंचाने के लिए पाकिस्तान को मजबूत कर रहा है, बांग्लादेश को मजबूत कर रहा है, म्यांमार को कर रहा है, ऊपर नेपाल को कर रहा है, नीचे श्रीलंका को कर रहा है, मालदीव में कर रहा है।
तो ये तमाम चीजें जो है वास्तव में हिंदुस्तान को कमजोर करने के लिए है। तीसरा जो सबसे बड़ी चीज है, उसको हिंदुस्तान को तुरंत से यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबरशिप के लिए जो रोड़ा बना हुआ है, अपना रोड़ापन खत्म करे। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप के लिए हमको, वो कहता है कि जब तक उसमें पाकिस्तान को भी शामिल नहीं किया जाएगा, हम हिंदुस्तान को शामिल नहीं होने देंगे, बिकॉज कंसेंसस चाहिए, और कंसेंसस में केवल और केवल जो हमारा विरोध कर रहा है वो चाइना है। ऐसे में ये कदम बहुत एसेंशियल है, उसके बिना किसी प्रकार से हम भरोसा नहीं कर सकते। 21वीं सेंचुरी की सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप जो है वो इंडिया और अमेरिका की है। अगर आप देखो पिछले 10-12 साल से बोथ डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिकन्स हैव बीन वेरी कीन कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान या अमेरिका की जो दोस्ताना रिश्ते हैं आगे बढ़े। चाइना की जबरदस्त कोशिश है कि इसमें दरार डाले, हिंदुस्तान को अलग करे, क्योंकि जो ट्रंप के टैरिफ है उससे चाइना को जबरदस्त नुकसान होगा, उसकी इकोनॉमी बैठ जाएगी, कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो गिर सकती है, बिकॉज वहां के लोग जो है बड़े पैमाने पर जीपेंग के खिलाफ हो सकते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ हो सकते हैं। इसी माफिक ट्रंप की जबरदस्त कोशिश है कि चाइना को और रशिया को चाइना से वीन अवे किया जाए। तो उनकी जबरदस्त कोशिश है कि नॉर्थ कोरिया को चाइना से वीन अवे किया जाए। इसी माफी को हर प्रकार से रशिया को सपोर्ट कर रहे हैं यूक्रेन की लड़ाई को। मकसद यही है कि रशिया को चाइना से अलग किया जाए, क्योंकि साफ तौर पर जानते हैं कि अगर इंडो पैसिफिक में कोई चाइना के साथ मुठभेड़ होती है तो रशिया और चाइना और नॉर्थ कोरिया बहुत मजबूती से उसका मुकाबला कर सकते हैं। उसमें दरार डालने की जबरदस्त कोशिश है, और मुझे पक्का यकीन है ट्रंप सक्सेसफुल हो सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा जो खतरा है रशिया को भी, वो भी चाइना से है। बिल्कुल रशिया की पॉपुलेशन केवल 140 मिलियन है, चाइना की 1400 मिलियन है। और चाइना तो साफ है बड़े पैमाने जिन भी हालातों में जिस भी इरादे से चीन ने ये बातें कही है इस वक्त, उस पर संदेह, उस पर भरोसा करना अभी मुमकिन नहीं है। इसके लिए भारत को बड़ा ही संभल करके कदम उठाना पड़ेगा, जो हमारे दोनों एक्सपर्ट इस बात से सहमत हैं। और वाकई अगर चीन ये चालबाजी नहीं कर रहा है और दोस्ती का पैगाम है, तो पहले उसको 10 कदम चलने होंगे, तभी भारत एक कदम भी बढ़ा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का मेरे साथ जुड़ने के लिए।